हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये अरस्तू का लेक्चर नंबर 4 है। अरस्तू ने राज्य को अपनी आवश्यकता अनुसार की संपत्ति रखने का सुझाव दिया है। अरस्तू का मानना है कि राज्य का ज़्यादा संपत्ति नहीं रखना चाहिए। आज के अंतर्राष्ट्रवाद के युग में अरस्तू का उपयुक्त विचार अप्रासंगिक साबित होता है। अरस्तू ने अपने संपत्ति सिद्धांत में स्वामित्व पर विचार देते हुए कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति का सार्वजनिक उपभोग होना चाहिए, जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक किसी ने अपनी निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग में व्यय नहीं किया है। इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति का सार्वजनिक उपभोग संबंधी अरस्तू के विचार काल्पनिक, फुसलाने वाले और अवैज्ञानिक कहा जा सकते हैं। अरस्तू को मानना है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व व्यक्ति की सक्रियता के लिए आवश्यक है, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा मुताबिक हकीकत कुछ और है। व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रह में होड़ में व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में मानवीय विशेषताएं जैसे दयालुता, परोपकारिता, सहिष्णुता आदि का अंत हो जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तू का संपत्ति सिद्धांत मानव से मानवीय गुणों को अलग करता है और कदापि उचित नहीं है। अरस्तू ने वाणिज्य व्यवसाय ब्याज को संपत्ति अर्जन की अप्राकृतिक उपाय मानते हुए इसकी निंदा की है, जबकि तमाम देशों में वर्तमान अर्थव्यवस्था वाणिज्य व्यवसाय ब्याज पर आधारित है। अरस्तू इस बात को माने तो ब्याज पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था अप्राकृतिक उपाय है जिसमें व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को ह्रास होता है। अतः अरस्तू इस बात के समय अनुपयोगी महत्वहीन है। अरस्तू अपने संपत्ति संबंधी विचार को अब तक के विवरण में स्पष्ट करते हुए इस बात का जितनी आलोचना की जाए उतनी आलोचना पूर्णतः सही नहीं है। सही है कि अरस्तू अपने संपत्ति सिद्धांत का नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए चिंतित दिखता है, दास के लिए नहीं। अरस्तू की नज़र में दास के संपत्ति व्यक्तित्व विकास के लिए नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान की यही मात्र आवश्यक है, परंतु दास और स्वामी के प्रति संपत्ति संबंधी अवधारणा वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। भले, लेकिन हम यह नहीं भूलना चाहिए कि अरस्तू दास और स्वामी के लिए भेदभाव पर आधारित संबंधी विचार को प्रत्यावर्तन उस समय करता है तब दास भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सुविधा भी नसीब नहीं थी, जबकि अरस्तू ने दासों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता को माना है। अरस्तू ने संपत्ति की आवश्यकता को जोड़कर एक साधन मानकर संपत्ति के संबंध में बीच में एक रास्ता है जो अरस्तू के व्यवहारिक अनुभव का पक्का सबूत है, क्योंकि वो जानता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। अरस्तू ने संपत्ति के संबंध में सापेक्षिक समानता की बात की है जो आज के प्रासंगिक है, क्योंकि समसामयिक उदारवादियों ने की नहीं बल्कि समसामयिक मार्क्सवादियों ने संपत्ति के मामले में सापेक्षिक समानता की स्वीकार करता है। अरस्तू का राज्य सिद्धांत। अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स में प्रथम अध्याय में ही राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्देश्य के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि अरस्तू ने राज्य शब्द का इस्तेमाल न करके पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है वर्तमान समय में राज्य कहा जा सकता है। पॉलिटिक्स या स्टेट के संबंध में अरस्तू ने विचार व्यक्त किया है। उसे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य को एक स्वामी भक्ति संस्था घोषित करके अरस्तू ने सोफिस्ट और सैनिक आगे चलकर होब्स और लोक के राज्य संबंधी विचारों को बहुत भिन्न विचार व्यक्त किया है। उत्पत्ति। अरस्तू ने मानव प्रकृति की राज्य की उत्पत्ति की जरूरत माना है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य न केवल जीना चाहता है वरन वह एक अच्छा और नैतिक जीवन जीना चाहता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। यदि उद्देश्य को प्राप्ति हेतु सदा प्रयास करता है, परंतु वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है, वह अकेले भी नहीं रह सकता है। यह मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य की इसी प्रकृति धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तू का मत है कि मनुष्य में दो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जिसके कारण एक दूसरे के संपर्क में आना चाहते हैं, एक दूसरे साथ रहना चाहते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ है यौन संतुष्टि, आत्मरक्षा, यौन भावना। आत्मरक्षा चलते परिवार का निर्माण होता है। स्त्री पुरुष मिलन सिर्फ लैंगिक व आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी होता है। दोनों जीवन पथ पर एक दूसरे के नैतिक मित्र होते हैं, एक दूसरे की सहायता कर आनंद का अनुभव करते हैं। परिवार पिता के पुत्र और स्वामी के सेवक नैतिक जीवन पड़ता है। इस प्रकार परिवार नैतिक रूप से श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। परिवार मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य केवल अपनी भौतिक अर्जन संबंधी सब पूर्ति कर संतुष्ट नहीं रह सकता। उसकी कुछ सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती है। वह धार्मिक उत्सव त्योहारों अपनी संस्कृति की दृष्टियों को शांत करना चाहता है। इन सुविधाओं की संतुष्टि के लिए वो ग्राम का अविरोध होता है, और जबकि जब बहुत से परिवार मिलकर एक दूसरे को बसते हैं तभी गाँव निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक प्रवृत्ति उच्चतर जीवन का आकांक्षा प्रेरित होकर मनुष्य ग्राम का निर्माण करता है, परंतु गांव अपने महत्वपूर्ण नहीं होता है। वह मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। इस मनुष्य को अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तू गांव को राज्य के विकास मार्ग में एक आवश्यक सोपान मानता है, क्योंकि उसके अनेक गाँवों में संरक्षण से राज्य का निर्माण होता है। राज्य में मनुष्य अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। राज्य में अपना सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जीवन, समाज, नैतिकता, सर्वश्रेष्ठ राज्य में मनुष्य नैतिकता को प्राप्ति होती है। इसलिए राज्य के मनुष्य की उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। पुनः अरस्तू कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है।
इस प्रकार हम देखते हैं अरस्तु राज्य की उत्पत्ति संबंध में समझौतावादी देवी सिद्धांत का विश्वास नहीं करता है, बल्कि वह राज्य के निर्माण में विकासवादी सिद्धांत का स्वीकार करता है, जिसके प्रथम चरण में परिवार, दूसरे चरण में गांव, अंतिम चरण में राज्य का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अंतिम चरण में अरस्तु के शब्दों में राज्य, परिवार और ग्रामों का समूह है, जिसका उद्देश्य पूर्ण उत्तम जीवन प्राप्त करना है। प्राकृतिक स्वरूप अरस्तु ने जो विचार दिए हैं वो राज्य के स्वरूप का सच हो जाता है। अरस्तु अपने मनुष्य की राजनीतिक प्राणी माना है, इसलिए उसका ऐसा विचार है कि वह बिना पॉलिस या स्टेट के नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी नैतिक विकास पूर्णतः केवल राज्य के नीचे प्राप्त कर सकता है। इसलिए राज्य की बिना जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य स्वाभाविक संस्था केवल इसलिए नहीं है कि वह उसकी उत्पत्ति परिवार और गाँव के जैसे प्राकृतिक संबंध से हुई है, और वह इसलिए स्वाभाविक है कि परिवार और गाँव की उत्पत्ति समय राज्य की संपत्ति के लिए आवश्यक सोपान है। केवल राज्य में ही इन संस्थाओं की प्रवृत्ति होती है। राज्य की परमावश्यक आवश्यकता अरस्तु के राज्य की दूसरी विशेषता यह है कि वह मनुष्य के परमावश्यक मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्रणाली है। राज्य के बिना वह कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं सकता है। यदि राज्य न हो तो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। राज्य की सदस्यता प्राप्ति के चलते मनुष्य का नैतिक विकास संभव है। अरस्तु का विचार है कि जब तक मनुष्य तृष्णा, संवेदना, आवेग, तब तक उसके राज्य के निर्देशक की आवश्यकता है। अरस्तु यह भी कहा है कि राज्य के अभाव में मनुष्य नहीं रह सकता। अगर वह चाहता है तो वह देवता ही हो सकता है। इस तरह मनुष्य की परम आवश्यक है। राज्य पूर्ववर्तीता अरस्तु के अनुसार राज्य के व्यक्ति से पूर्ववर्तीता होती है। दृष्टि सर्वप्रथम व्यक्ति होता है, परिवार और गांव आता है, अंत में राज्य आता है। तथापि काल में दृष्टि से व्यक्ति, परिवार, गांव, पोलिस प्रवृत्ति होती है, परंतु महत्व की दृष्टि से पोलिस स्टेट का स्थान होता है। राज्य का आंगिक सिद्धांत अरस्तु राज्य के आंगिक सिद्धांत में विश्वास करता है। मानवीय शरीर के सभी अंग में अपने अपने कार्य होता है, परंतु एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं। शरीर का कोई भी भाग शरीर और अंग के रूप में नहीं अर्थ सकता है। शरीर के अलग अलग रहकर उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य उस समय के पूरा होता है जब तक वह राज्य कार्य न करे। प्रोफेसर हरमन के ने कहा है, व्यक्ति राज्य के अभाव में अर्थहीन टुकड़ा और से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यद्यपि अरस्तु प्लेटो की भांति राज्य का आंगिक सिद्धांत को विश्वास करता है, राज्य की एकता को महत्व देता है, फिर भी अरस्तु का आंगिक सिद्धांत प्लेटो की आंगिक सिद्धांत भी भिन्न है। प्लेटो राज्य की एकता के लिए राज्य के साथ व्यक्ति की पूर्ण एकता आवश्यक मानता है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के कम महत्व देता है। इसलिए उस पर यह आरोप है कह सकता है कि उसने राज्य के समस्त व्यक्ति को कुर्बान किया है। दूसरी ओर अरस्तु राज्य के व्यक्ति को पूर्ण मानते हैं, उस पूर्ण बावजूद उससे बल देता है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के अच्छे नैतिक जीवन के लिए है। राज्य के उद्देश्य का अरस्तु ने विश्वास है कि प्रत्येक समुदाय उद्देश्य होता है और राज्य सभी समुदाय सर्वस्व होता है। ऐसी स्थिति में राज्य का उद्देश्य सर्वस्व हित को पूरा करना और राज्य सर्वस्व होता है। सर्वोत्तम जीवन प्राप्ति, सर्वोत्तम जीवन का विकास होगी। राज्य का उद्देश्य राज्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसलिए राज्य के उद्देश्य कार्य के संबंध में अरस्तु की धारणा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा शांति स्थापना करना ही नहीं, और उसका उद्देश्य नागरिकों के चरित्रवान सादगी बनाता है। इसके लिए नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। ये राज्य व्यक्ति को ऐसे साधन प्रदान करे जिससे नागरिक आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। आलोचना यद्यपि अरस्तु ने राज्य की प्राकृतिक संस्था घोषित करने होते उसे व्यक्ति के परामर्श को माना है, परंतु इस संबंध में अरस्तु के विचारों में कई आधारों पर आलोचना की गई है। राज्य के सामाजिक विकास के जन्म बिंदु मानकर उसे सर्व संज्ञा देना आज के अंतर्राष्ट्रवाद के युग में एक जो संगत प्रतीत होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक विकास प्रक्रिया राज्य के अभिभावक भी समाप्त नहीं कर सकता है। अरस्तु राज्य के परमावश्यक और आंगिक सिद्धांत को बल पर देकर अति व्यक्ति को महत्व को कम कर देता है। एक और अरस्तु कहता है कि राज्य का उद्देश्य अच्छे जीवन को संभव बनाना है, परंतु दूसरी ओर उसने विचार दिया कि राज्य साम्राज्यवादी रीति शामिल हो जाता है, वह अच्छे जीवन के विकास की दिशा में कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि नैतिकता की उत्पत्ति के मनुष्य की इच्छा और अंतरात्मक स्वतः होती है। यह भी एक आंतरिक वस्तु है जहाँ मानने ऐसी स्थिति में नैतिकता के विकास में राज्य की भूमिका उचित प्रतीत नहीं होता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी इस बात का अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन इतिहास अरस्तु प्रथम चिंतन है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का बीजारोपण किया है। इतना ही नहीं, राज्य का मानव प्रकृति आधारित करके उसे एक महान सशक्त राजनीतिक सत्य का किया है। अंत में यह भी कहा जा सकता है अरस्तु आदर्शवाद व्यक्तिवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करके कोशिश की है। अरस्तु का विचार है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए विकास होता है, व्यक्तिवाद का होता है कि दूसरी ओर राज्य के आंगिक सिद्धांत में विकास विश्वास आदर्शवाद को इंगित करता है। अरस्तु का आदर्श राज्य
पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें अध्याय में आदर्श राज्य का वर्णन मिलता है। अरस्तु के आदर्श राज्य में प्लेटो का आदर्श राज्य का भांति काल्पनिक आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक और वास्तविक है। अरस्तु ने अपनी आदर्श राज्य के प्रयोगी बताने पर ध्यान दिया। वह आदर्श राज्य के सिद्धांतों में प्रतिपादन करने के लिए पहले वास्तविक और धराती राज्यों का विश्लेषण करता है तथा उसके गुण दोषों को मूल्यांकन करते हुए उसके आधार पर एक सर्वोत्तम राज्य की बुनियादी सिद्धांतों का स्वरूप वर्णन करता है। अरस्तु अपने बेहतर राज्य के नामकरण आदर्श इसलिए रखता है क्योंकि वह बेहतर राज्य यानी आदर्श राज्य का मुख्य आदर्श और उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाना है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में प्रतिपादन का दृढ़ सर्वोत्तम जीवन बताता है। अरस्तु के शब्दों में आदर्श राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन उपलब्धि है तथा ऐसे जीवन की प्राप्ति हेतु आवश्यक साधनों का उपभोग और प्रबंध करना है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में राज्य को उत्तम राज्य इसलिए कहता है क्योंकि वो मानवीय जीवन को उत्तम मार्ग को उन्मुख करता है, व्यक्ति के जीवन खुशहाली लाता है। अरस्तु आदर्श राज्य के उद्देश्य को साधारण शब्दों में स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि आदर्श राज्य वह है जहाँ आदर्श जीवन यानी उत्तम जीवन उपलब्ध कराए और उत्तम जीवन उत्पन्न कराने हेतु व्यवस्था अरस्तु के आदर्श राज्य की गई है। इसलिए अरस्तु के राज्य संबंधी धारणा को आदर्श राज्य कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह उत्तम जीवन क्या है। अरस्तु के उत्तम जीवन मतलब आनंदमय जीवन है। इसलिए आनंदमय जीवन का संबंध शारीरिक सुख धन के न होकर मन की सुख शानी इस मानसिक सुख में है। इसे मानसिक सुख का संबंध आत्मभूति से है। आत्मभूति के संबंध नागरिक के जीवन सक्रियता से है, निष्क्रियता से नहीं। इस प्रकार सबसे के कारण अरस्तु के उत्तम जीवन को तात्पर्य चिंतामय जीवन से अरस्तु की नज़र में ही राज सर्वोत्तम है जो व्यक्ति के जीवन को आनंदमय सुखमय बना सके। आनंदमय जीवन के लिए कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों का आवश्यक है। अतः अरस्तु ने उन विशेष प्रकार की परिस्थितियों की चर्चा करना आवश्यक समझा है। इसकी आदर्श राज्य और उसके लक्ष्य को उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है। आदर्श राज्य के निर्माण सहायक सर्वोत्तम जीवन के लिए प्रतिपादित आदर्श राज्य का निर्माण के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। जनसंख्या को अरस्तु राज्य के निर्माण के लिए प्रथम और अनिवार्य रूप से बताता है। किसी भी राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में अरस्तु कहता है कि जनसंख्या राज्य की भूमि और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात आदर्श राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितनी क्षमता राज्य के पास हो। सबसे कि अरस्तु आदर्श राज्य के लिए संतुलित जनसंख्या का समर्थन करता है। अरस्तु राज्य के निर्माण में जनसंख्या का समर्थन करता है। अरस्तु राज्य के निर्माण में जनसंख्या को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में खतरनाक और अनावश्यक मानता है। अरस्तु कहता है कि अगर राज्य में जनसंख्या आवश्यकता अधिक होगी तो वह सभी को रोजगार नहीं मिल पाएगा, ना ही निवास के लिए प्राप्त मकान उपलब्ध हो जाएगा। राज्य के अनेक प्रकार की समस्याओं को जूझना पड़ेगा। राज्य अपने लक्ष्य यानी उत्तम जीवन की ओर बेहतर स्थिर गति से नहीं बढ़ पाएगा। यानी इस तरह राज्य की कम जनसंख्या संबंध में यह कहता है कि राज्य के जनसंख्या से आवश्यकता कम होगी तो राज्य की विकास गति विपरीत रूप से प्रभावित होगी, राज्य का अस्थिर अंततः समाप्त हो जाएगा। अरस्तु राज्य की जनसंख्या स्वामी और दास के संतुलित जनसंख्या को भी आवश्यक मानता है। अरस्तु कहता है आदर्श राज्य के लिए स्वामी दासों की जनसंख्या का अनुपात संतुलित होना चाहिए। भूभाग अरस्तु ने जिस प्रकार जनसंख्या के मामले में संतुलित व्यवहार रखा उसी प्रकार भूभाग भूमि संबंधी संतुलित विचार रखता है। अरस्तु कहता है कि राज्य की अपनी आवश्यकता अनुसार भूमि रखनी चाहिए, अर्थात राज्य के भूभाग का ना ज़्यादा होना चाहिए न कम और होनी चाहिए, बल्कि भूमि उतनी होनी चाहिए जितने संबंधित राज्य के निवासियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए सक्षम हो, जिसमें इससे नागरिकों के व्यक्ति का पूर्ण विकास हो, राज्य व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हो सके। अरस्तु ने भूमि संबंधी यह भी कहा है कि भूमि अपर्याप्त उर्वर होना चाहिए। अरस्तु भूमि की उर्वरता के साथ साथ भूभाग को आवश्यक मानता है जिसमें शत्रु आसानी से प्रवेश न कर सके परंतु उसकी निवासी आसानी से बेहतर निकल सके। अरस्तु ने दो प्रकार की भूमि पर की है। प्रथम राजकीय भूमि, द्वितीय व्यक्तिगत भूमि। राजकीय भूमि राज्य का मालिकाना हो, व्यक्तिगत भूमि व्यक्ति की विशेष मालिकाना होता है। अरस्तु कहता है आंतरिक प्रशासन, बाहरी आक्रमण, सुरक्षा, अन्य महत्वपूर्ण राजकीय खर्च इत्यादि वहन राजकीय भूमि से प्राप्त आय से होगा। व्यक्तिगत भूमि का उपयोग व्यक्ति के जीवन में बेहतर और विकासमुख प्रणाली करेगा। अरस्तु भूमि की जुताई बुआई का जिम्मा दास वर्ग को मुख्यतः होता है। इसके अलावा एशियाई बर्बर जातियों को भी वो खेती के लाभ लगाना चाहता है, जहाँ सर्च करना चाहता है कि वो मानता है कि दासों बर्बर जातियों के पास विवेक का अभाव होता है परंतु शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए शारीरिक क्षमता का सदुपयोग खेती जैसे कार्यों में लगा करना चाहिए। अरस्तु का नगर राज्य भूभाग को मतलब दो भूभागों में विभाजित करने का सुझाव देता है, शहरी और नागरिक भूभाग, दूसरा ग्रामीण भूभाग। अरस्तु शहर और गांव के संपर्क बनाए रखना चाहता है और इसलिए वह नागरिक को सुझाव देता है कि उसके शहर और देहात दोनों ही राजस्थान पर मकान होने चाहिए। नागरिकों के निवास शहर और देहात के बीच एकता बनी रहेगी। आदर्श राज्य का पूर्ण विकास होगा क्योंकि नागरिकों के हित शहर और देहात दोनों में जुड़ रहेगा। यह सब है कि अरस्तु ने शहर और गाँव के बीच स्थापित करके बीचों बीच अंतर्विरोध खत्म करना चाहता है।